मेजरगंज मुबारकपुर गांव है। उस दिन का गांव आज का गांव नहीं था। काली सपाट सड़कों के स्थान पर कच्ची गलियों और झोंपड़ियों की अधिकता थी। भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में अवस्थित बाढ़ और सुखाड़ से सिसकियां भरता ये एक सुदूर गांव था। आज की तिथि में न केवल बिहार बल्कि भारत के मानचित्र पर यह एक अनोखा गांव है, जहां विश्वविद्यालय से लेकर सामान्य महाविद्यालय, प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, विद्यापीठ, योगपीठ, ध्यान केंद्र तथा आत्म कल्याण केंद्र के अतिरिक्त दबे कुचले तबकों के लिए हमें भी पढ़ाओ के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित है। सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि बिहार की इस निठाह ग्रामीण पृष्ठभूमि पर शिक्षा का इतना बड़ा हब आखिर कैसे स्थापित हुआ होगा। आप संभवतः ये भी अनुमान कर रहे होंगे कि ये किसी सरकार की पहल रही होगी। सरकार का विधि सम्मत सहयोग जरूर रहा है, लेकिन इसका सार्थक स्वरूप एक व्यक्ति की दूरगामी सोच का प्रतिफल है। उस पुरुषार्थी का नाम श्रद्धेय आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज है। वे शिक्षा और अध्यात्म जगत में एक विरल उदाहरण है, जिनका व्यक्तित्व अपरिमेय और अथाह है। मानो हरि अनंत हरि कथा अनंता। 4 इंच ईंट जोड़ी है, कंगूरा जोड़ना बाकी है। 2 लम्हा जिंदगी की सारी उम्र बाकी है। अब तक प्यार किया है खुद को, सबका प्यार बाकी है। अरे 4 गज जमीन नापी है, आकाश नापना बाकी है। ऐसा नहीं कि सफर आसान था। बात 16वीं सदी से शुरू होती है। खमनौर हल्दी घाटी युद्धांत के बाद मेवाड़ विजेता बना था, लेकिन राजस्थान राजपूताने के खाते कमाते परिवार पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा। तो हमारे जो पूर्वज थे वो बड़े गरीब थे, खेती करने वाले लोग थे। वो सुनते हैं कि उसमें भेड़ रखा करते थे लोग, गाय रखा करते थे वहाँ राजस्थान में। तो पेट नहीं भर रहा लोगों को। यहां तक कि उनके पशु भी भूखमरी के शिकार होने लगे थे, जबकि उनकी आय का मुख्य स्रोत ही पशुपालन था। उनकी भेड़ें और बकरियां मरने लगी थीं। जीविका में सबसे अधिक सहयोगी पशु ऊंट था। वो भी साथ छोड़ दे उससे पहले वे लोग वहां से पलायन को मजबूर हुए। रास्ते में कुछ परिवारों को जहां राजाश्रय मिला वहीं रुक गए। एक परिवार दल बिहार आ पहुंचा। सारण जिले के गलिमापुर गांव, जो मढ़ौरा के समीप आज भी स्थित है, अनुमान है तत्कालीन स्थानीय जमींदारों का संरक्षण मिला होगा। वे काफी समय तक बतौर शरणार्थी वहीं रहे। पीढ़ियां बदल चुकी थीं। 19वीं सदी अपने उत्तरार्ध पर थी। दादाजी बाबू शिव सिंह परिवार के मुखिया थे। वे पिता सहित श्री हरू सिंह और चाचा श्री रिझन सिंह ऊंची कदकाठी के कद्दावर पहलवान हुआ करते थे। वे लोग व्यवसाय के तौर पर धान का क्रय विक्रय करते थे। उसी सिलसिले में अक्सर उनका गलिमापुर से नेपाल आना जाना होता था। वहीं नेपाल सीमा से सटे एक जमींदार के साथ व्यावसायिक रिश्ता बन चुका था। उन दिनों वे जमींदार अपने दुश्मनों से पीड़ित चल रहे थे। तो ये लोग जो हमारे पूर्वज लोग जो गए थे, बड़े पहलवान थे, लंबा लंबा
मोटा हाथ में लाठी रखते थे। 3 लोगों को देख कर बड़ा प्रभावित हुए। जमींदार ने अपनी सुरक्षा में खड़े होने का प्रस्ताव रखा। पहलवान आदमी, ऊपर से क्षत्रिय राजपूत, सहज ही तैयार हो गया। कुछ महीने बाद जमींदार दुश्मनों की दुश्मनी से मुक्त था। बदले में खुश होकर धान भंडारण हेतु जमीन का एक टुकड़ा उनके नाम कर दिया। व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो स्थान बेहद उपयुक्त था, क्योंकि महज 5 किलोमीटर पर ही नेपाल सीमा थी। फलतः सपरिवार वहीं के स्थायी निवासी हो गए। और इतना बढ़िया से विकास हुआ कि थोड़ी धन संपत्ति भी हो गई। बैलगाड़ी, भैंस, सब कुछ रखना, गृहस्थी हो गई, खेती गृहस्थी होने लगी, जमीन खरीदने लगे लोग। तब वो इलाका तत्कालीन जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत हुआ करता था, अब सीतामढ़ी के अधीन है। 20वीं सदी का आरंभ आने तक परिवार उन्नत हो चला था। जगह जमीन में वृद्धि के साथ साथ गाय, बैल, हाथी, घोड़े भी समृद्धि को शोभायमान कर रहे थे। लेकिन अब तक परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास अक्षर ज्ञान नहीं था। कालांतर में उसी घोर निरक्षरता के बीच श्री हरू सिंह और माता श्रीमती चंद्रिका देवी जी के घर 2 जून सन 1937 ईस्वी को एक किलकारी गूंजी। शिशु का नाम युगल रखा गया, युगल किशोर सिंह। युगल अपने माता पिता की द्वितीय संतान हुए। उन दिनों देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी, जिसमें शिक्षित होना भी लड़ाइयों में योगदान देने के बराबर था, ताकि अंग्रेजी हुकूमत की दुष्ट नीतियों को समझने और खुद को संभालने में आसानी हो सके। हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि पढ़े, खेती गृहस्थी करे, कुश्ती खेलेगा, और करते भी थे, हम लोग करने भी लगे। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि निकलते निकलते उसी में से, जैसे होता है ना कि छताते छताते नदी से कोई एक फूल निकल गया बाहर। युगल 6 वर्ष के रहे होंगे। किसी क्रांतिकारी के प्रभाव में आकर एक पारिवारिक अज्ञात ने मेजरगंज प्राथमिक विद्यालय में नामांकन करवा दिया। 5वीं के बाद वे मामा श्री हीरालाल सिंह जी के गांव डुमरी पढ़ने चले गए। पीढ़ियों से चली आ रही निरक्षरता के दंश से उबरते हुए शिक्षा पुंज की ओर वो प्रारंभिक कदम था। कहते हैं ना, शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया चाहे जैसी हो, वो आपको विशिष्ट बना ही देती है। बालक युगल में स्वाभिमान का अंकुर प्रस्फुटित होने लगा था। वो पैतृक सुख संसाधनों के आकर्षण से विमुख होने लगे थे। उन्हें हाथी घोड़े की सवारी करना भी पसंद नहीं था। 1944-45 में उन लोगों ने हाथी खरीदा, तो हमने कहा कि हाथी मेरा नहीं है, जब अपने हम खरीदेंगे तभी हम हाथी पर चढ़ेंगे। 13 साल की अल्पायु में पिताजी ने शादी तय कर दी। तब उसका अर्थ और महत्व तक पता नहीं था। हम भी एकदम तैयार हो गए, शादी के मूड में शादी करेंगे। अब कपड़ा नहीं था हमारे पास। एक दोस्त था, उससे 3 कुर्ता मांग के लाए, कमीज धोती पहन के हम बरियाती चल दी। 12 साल के बाद तो हमको याद पड़ा कि हमारी शादी भी हुई है। 1962 में 50 में शादी हुई। अब 62 में मुझे पता चला कि मेरी शादी भी हुई है। 7 जुलाई 1950 ईस्वी को बालक युगल की बारात सुकन्या कृष्णा सिंह के घर चचराहा मधुबनी पहुंची, जो कि भारत नेपाल की दूसरी सीमा पर स्थित है। विशिष्ट लोग कंपनी ट्रेन से और सामान्य लोग बैलगाड़ियों से बारात में गए थे। ग्रामोफोन पर बज रहे लोक संगीत और नगाड़ों के बीच नाचता लौंडा बारात की शोभा बढ़ा रहा था।
उसी बीच संभवतः इंद्रासन में भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए होंगे। ऐसी मूसलाधार बारिश के 400 लोगों की बारात चंद मिनटों में कहां गई पता नहीं। भीगते भागते शायद जनवासा गए होंगे। घर के आंगन में बना बांस का मंडप, जहां चंद पारिवारिक लोग और पंडित जी ही डटे थे, वो भी छातों के सहारे। मांगलिक फेरा लेता बाल दूल्हा फिसल न जाए, इसलिए ससुर श्री शुभनारायण सिंह जी ने स्वयं अपने दामाद को कंधे पर बैठा लिया। किसी तरह परिणय प्रक्रिया संपन्न हुई। उनके दाम्पत्य जीवन में कृष्णा जी जैसी आदर्शवादिनी और कर्तव्यपरायण अर्धांगिनी पाना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं। आगे के जीवन में उनका होना एक दूसरे में सर्वथा सन्निहित पाया गया। जो वही एक पत्नी भारत में है शायद, जो जीवन में तो पत्नी का काम किया, लेकिन अंत में मां बन रही हमारी, हुआ मदर का रोल हो गया। और जीवन में जितना संकट मुझे उन्होंने कम नहीं झेला। युगल किशोर सन 1956 ईस्वी में GAV हाई स्कूल बभनगामा से तृतीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परिणाम सूची में सबसे अंतिम नाम उन्हीं का था। युगल अब सचमुच किशोर हो चुके थे। वे अपने परिणाम से उदास थे। तो इंडिया का सबसे लास्ट रिजल्ट मेरा था, उससे नीचा कोई उपाय नहीं था। हम लोगों को 22 नंबर पर पास होना था, तो सभी विषय में 22 नंबर था। अगर आधा नंबर कम आ जाता तो मैट्रिक में घुलट जाते। लेकिन पिताजी और चाचा जी लोगों में मिठाइयां बांट रहे थे। उनकी खुशियां भी लाजमी थी। खानदान का पहला चिराग मैट्रिक पास जो हो गया था, क्योंकि हमारे गांव में पहला आदमी हम हैं जो मैट्रिक पास किए। पहला आदमी हम हैं जो गांव से बाहर जाकर पढ़ने लगे, फिर कॉलेज में गए। तो ये परंपरा तो हम लोग बहुत ही पिछड़े लोगों में से रहे हैं। मैट्रिक का परिणाम उन्हें हतोत्साहित कर गया था। आगे की पढ़ाई इंटरमीडिएट में फेल कर गए। इस परिणाम ने तो उन्हें तोड़ कर रख दिया। वे इतने निरीह महसूस करने लगे कि आगे की पढ़ाई अब नहीं करना चाहते थे। खबर पत्नी कृष्णा जी तक पहुंची। पत्र के माध्यम से उन्होंने पति में हौसला भरा। पत्र इसलिए क्योंकि अभी गौना नहीं हुआ था। वे अभी मायके में अपनी शिक्षा पूरी कर रही थीं। युगल किशोर जी पत्नी से प्रेरित होकर दोबारा प्रयास में जुटे। तो मेरी माँ अपने गहने बेच के फिर उनको पढ़ाती थी। और तब मैंने कहा कि देखो मैं पढ़ कर दिखाता हूँ। हम पुस्तकालय में बैठते थे 14 घंटा, हम लगातार पढ़ते थे। दोबारा मैंने फॉर्म भरा और फिर पास किया। फिर नहीं रुके। इंटरमीडिएट क्या, डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद भी दम नहीं लिया। धर्म विशारद, विद्या वाचस्पति, साहित्य रत्न जैसी कई उपाधियों से लगातार अलंकृत होते रहे। इतना ही नहीं, वे NCC सीनियर डिवीजन के आर्मी विंग में राइफल कॉर्पोरल रैंकर भी हैं। जब कॉलेज में छोड़ रहा था तो चीन की लड़ाई शुरू हो गई। 62 की बात है। MBA हमारी पढ़ाई हो गई थी, खत्म हो गई थी। उसी समय चीन की लड़ाई हुई तो भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि जो चाहता है आर्मी में जाना जाए। हम तुरंत अपियर हो गए, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग होने लगा हमारा इलाहाबाद में। सन 1963 का वर्षांत रहा होगा। एलिस कॉलेज मुजफ्फरपुर में MA करने के बाद कुछ अलग करना चाहते थे। सबसे पहले अपना नाम अलग किया, जिसमें जातीय बोध न हो। युगल किशोर सिंह से YK सुदर्शन हो गए। पत्नी और बड़े बेटे मुन्ना, जो अब डॉक्टर BK सुदर्शन के नाम से विख्यात हैं, के साथ पैतृक गांव मुबारकपुर से सीतामढ़ी शहर आ गए, जहां 65 रुपए प्रतिमाह किराए पर एक भवन तय किया गया और उसमें बाल विहार नामक विद्यालय का सफल संचालन शुरू किया। बाल विहार सन 76 तक बहुत ही सुचारू रूप से चला।
सन 77 के आरंभ में विद्यालय डुमरा स्थित अपने भवन में शिफ्ट करने का इरादा किया। वो निर्णय बहुत कष्टकारी सिद्ध हुआ। संजोग ऐसा हुआ कि सीतामढ़ी में स्कूल चला नहीं, वहां रिस्पॉन्स ठीक से नहीं मिला, तो भूखमरी शुरू हो गई। अंततः बंद करना पड़ा। अब तक 7 बच्चों के माता पिता हो चुके थे, 4 बेटे 3 बेटियां, जिम्मेदारियां आकाश भर और आमदनी शून्य। पैतृक संपत्तियों पर गांव लौटकर नहीं जाना चाहते थे। वो चाहते तो अपने घर से अनाज मंगवा सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरी अपनी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा। मैंने भैया को कह दिया कि आपकी संपत्ति आपको मुबारक, मुझे आपकी संपत्ति से मतलब नहीं है, मुझे लड़ने दीजिए दुनिया में। और मैं निकल गया। उस समय 10-5 रुपया रहा होगा, पता नहीं कैसे मैं पटना आ गया। पटना में आने के बाद जहाज से मैं जब उतरा 11 बजे रात में महेंद्रू में, क्योंकि संघर्ष की जो परिभाषा होती है उस समय हमारी दूसरी थी, आज दूसरी है। आज हम संघर्ष को समझ पा रहे हैं कि संघर्ष होता क्या है। उस समय संघर्ष का मतलब था कि शायद मेरे पिताजी करना नहीं चाहते हो, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। वो करना बहुत चाह रहे थे लेकिन संघर्षपूर्ण समय था, कुछ हो नहीं पा रहा था। सन 77 में वे पटना के लिए रवाना हुए, इस उम्मीद में कि जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। काम मिला भी। 37 रुपए प्रति माह पर पटना के टीपीएस कॉलेज में टंकक की नौकरी मिली। कुछ दिनों बाद 135 रुपए प्रति माह पर बिहार खादी ग्रामोद्योग में लिपिक की नौकरी। उसके बाद 165 रुपए प्रति माह वेतन पर महालेखाकार कार्यालय डोरंडा रांची में क्लर्क बने। वहीं रहते बीआईटी मेसरा में लेक्चरर बने। फिर बिरला जन कल्याण फाउंडेशन के चाईबासा शाखा में बतौर समन्वयक काम किया। आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी, फलतः सब त्याग कर हरिद्वार चले गए, जहां उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य का सानिध्य मिला। कुछ दिनों बाद उन्हीं के कहने पर वे पटना लौट आए, जहां न रहने को छत न खाने को ठिकाना। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन प्रांतीय कार्यालय पटना के नाला रोड में शरण लेने चले गए, जहां चटाइयों पर रात गुजारते और दिन भर पैदल पांव पटना नापते। जूता की भी एक उम्र होती है, जूता नीचे टूट गया, जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं था तो क्या करते, तो बोरा होता है, बोरा चट्टी जिसमें सामान रख के जाता है, चट्टी निकाल के फाड़ के नीचे लगाते थे, उस पर पटना चलते थे। वह संघर्ष था उनका, वहां से मैंने देखा। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कभी नहीं। आसान था, बड़ा आसान था उस समय। पढ़े लिखे थे, मित्र बहुत थे उनके पटना में, लेकिन कभी भी लगा नहीं जो ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ मांगते तो मिलता नहीं, लेकिन नहीं, कभी नहीं। तो संघर्ष को भी मैंने पहले कहा कि उनके संघर्ष को बताना बहुत मुश्किल है। साल सन 79 आ चुका था। उनके मन में पटना में स्कूल खोलने की योजना चल रही थी, जबकि पॉकेट में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मेरे 100 रुपया पॉकेट में नहीं है। अब मकान खोज रहे थे स्कूल चलाने के लिए। उन दिनों फुटपाथ पर चल रहे ढाबों पर 1 रुपए में 4 रोटियां मिलती थीं। उस खाने ने भी धैर्य की खूब परीक्षा ली। संघर्ष की पराकाष्ठा तो तब होती है जब आप दिन में जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और शाम के प्रसाद की भी अनिश्चितता हो। इससे बड़ा संघर्ष को व्यक्ति क्या कर सकता है। साहित्य सम्मेलन के ठीक सामने 1 रुपया था मेरे पॉकेट में। गलियों में दौड़ के तहत बैठ गए
रोटी खाए, 2 बार दाल मांगे, सब्जी मांगे। बड़ा गंदा रिमार्क दिया। हमने कहा कि भगवान ये दिन आ गया हम लोगों का। तो दूसरा का दिन विश्व हिंदू परिषद में मीटिंग थी, सभी लोग बड़े बड़े लोग आए, हम भी थे उसमें। तो ब्रेड आया, बटर जाम कुछ लोग खाया, उसमें से 2 डिब्बा ब्रेड बच गया तो हम लेके रख ली। चौथे दिन अचानक उनको जब खाया उन्होंने तो लगा कि कुछ दूसरा स्वाद आ रहा है उसमें। तो उन्होंने देखा उसको निकाल के, तो फंगस आ गया था उसमें। फरवरी 79 में नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी अवकाश प्राप्त कर चुके थे। पटना में सुदर्शन जी और त्रिपाठी जी की आत्मीय मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी योजना बताई। घूम रहे थे मकान थे, व्यक्ति से पूछा हमने कि भाई एक मकान मिलेगा यहाँ स्कूल के लिए? वो कहा कि हाँ खाली है, जाइए ना। तो उन्होंने कहा कि 300 रुपया किराया लेंगे। अब ये सारा पैसा कहाँ से लावे 300 रुपया? याद आया कि हमारे बहुत दूर के परिचित एक तो थे, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, सामने में उनका घर था। हम उन्हीं के पास चले गए। अरे मरता क्या नहीं करता, तुरंत घर में गया, 300 रुपये ला के दे दिया। हम दौड़ते चले गए, उनको जाके 200 रुपया दिए, 100 रुपया मार लिए और खाने पीने के लिए कहा कि बाद में देंगे आपको। हो गया, मक्का जाइए रहिए। हम रहने लगे उस मकान में। और पड़ गई पटना सेंट्रल स्कूल की नींव, जिसकी आधिकारिक स्थापना 24 जनवरी 1980 को हुई और उसके प्रथम प्राचार्य डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी जी हुए। 1980 15 मार्च के मैं एज ए विधिवत ज्वाइन किया एज ए टीचर में। उस समय से अभी तक हूँ, कोई ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 42 वर्ष पूरा हो गया है, अब एक्सटेंशन भी चल रहा है। ये विद्यालय संभवतः बिहार का पहला CBSE निजी विद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तुलना में विशिष्ट मान्यता रखता है। अब मिशनरीज के सिद्धांत पर तो कई स्कूल चल रहे थे, लेकिन इस मायने में ये पहला विद्यालय था जो नेतरहाट के पैटर्न पे चल रहा था कि इनके योगदान को देखते हुए तत्कालीन जो बिहार की सरकार थी उसने इन्हें बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम का, जिसे बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक लिमिटेड कहते हैं, का उपाध्यक्ष बनाया था। तो उसमें जाके हमने अपनी योजना चलाई। मॉरल टीचिंग हमने उसमें लागू करवाया, प्रैक्टिकल एजुकेशन लागू करवाया सिलेबस में। अब करोड़ों किताब बिकती थी। आगे चलकर 1986 में अर्धांगिनी अर्थात मां जी श्रीमती कृष्णा सिंह जी ने कृष्णा निकेतन की स्थापना की, जो अपने आरंभिक दिनों से ही बिहार के आवासीय कन्या विद्यालयों में अग्रणी स्थान रखता है। शांति निकेतन के बाद अगर कोई किसी गुरु के गाइडेंस में कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है जहाँ पे बच्चे उन्मुक्त वातावरण में, टेंशन फ्री माहौल में सारे बच्चे ओपन हैं, आप ये कृष्णा निकेतन को अकेले पाएंगे जहाँ की एक एक बच्ची रेडी है, स्टेज फ्री है। उसके बाद इस दंपति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई व्यक्ति जीवन में ये वो संस्था बनाता है, लेकिन परमात्मा ने इस हाथ को इतना शक्ति दिया है कि इतनी संस्थाएं बन रही। फलतः आज दर्जनों शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सामाजिक संस्थानों, चैरिटेबल ट्रस्ट, आध्यात्मिक आश्रमों, उद्यानों, मंदिरों, स्मृति द्वारों सरीखे अन्य विविध प्रकार के जनोन्मुखी संस्थानों के संस्थापक होने का उन्हें सुख और सौभाग्य प्राप्त है। भगवान हमको एक जगह बैठकर रहने नहीं दे रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम करते चलो। जहां दुनिया भर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है,
वहीं बिहार के इस व्यक्ति की सकारात्मक सोच की शीतल छाया में हजारों शिक्षक, गैर शिक्षक, प्रबंधक और नाना प्रकार के कर्मचारियों के अलावा लाखों विद्यार्थी जो इनके विद्यालयों के पूर्ववर्ती रहे हैं, अपने जीवन में पुष्पित और पल्लवित हैं। कि अगर तुम्हारा प्लानिंग 1 साल का है वो धान का पेड़ लगाओ, अगर तुम्हारा प्लानिंग 10 साल का है तब पेड़ लगाओ, अगर तुम्हारी प्लानिंग 100 साल का है तो एजुकेट द मास, कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी का भी बच्चा इसके इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है और हमेशा अमीर लोगों का भी बच्चा पढ़ता है। जिस बेंच में मैं अभी बैठा हूँ, इस बेंच पर कभी मैं एक विद्यार्थी के रूप में बैठा था। बात है सन 2007 की। उस समय मेरी परिवार का हालात उतना अच्छा नहीं था, हम लोग आर्थिक रूप से बहुत पीछे थे। किसी तरह से हमें भी पढ़ाओ केंद्र कुर्थौल में, उसका मैं हिस्सा बना। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हम लोग लेते हैं और जो बच्चे उस लायक होते हैं उनको मेन स्कूल में, मेन स्ट्रीम में, पटना सेंट्रल स्कूल या कृष्णा निकेतन में उनका फ्री एडमिशन होता है और बहुत बच्चे +2 करके निकले हैं यहाँ से। हम आगे निकले, उसी तरह से मेरे गांव का भी कोई बच्चा बच्ची निकले कि मेरा गांव का भी नाम हो और मेरा संस्था का भी नाम हो जो चल रहा है मेरे घर में। अर्धांगिनी कृष्णा जी जो पूजनीय मां जी के नाम से आज भी लोगों में प्रख्यात है। 27 सितंबर 1997 को जब उनका असमय निर्वाण हुआ, आचार्य श्री ने टूटने के बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत किया। जब शिक्षा अपने उत्कर्ष पर पहुंचती है तो आध्यात्मिक हो जाती है। किसी भी स्थिति में मैंने कभी उन्हें टूटते नहीं देखा, न झुकते देखा। उन्होंने 1000 पृष्ठों वाली सुदर्शन संगीतमय रामायण की रचना की। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे, जीना चाहते हो तो हंसना सीखो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, संगीतमय श्री राम कथा, गुरु ज्ञान, जीवन जीने की कला सहित 250 से भी अधिक ग्रंथों और पुस्तकों की रचना की। आचार्य श्री खेत की मेड़ से अध्यात्म के शिखर तक यायावर है। वो कभी फिर आइएगा दूसरा इंटरव्यू लेने, तो हो सकता है कि कहीं दूसरे रूप में हम भी मिले आपसे। उनकी प्रशंसा में देश के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने शब्द पुष्प न्योछावर किए हैं। जिस समय ईश्वर की कृपा हो जाती है ना, उस समय मनुष्य मनुष्य नहीं रहता है, महापुरुष हो जाता है। इंग्लैंड, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड सहित दर्जनों देशों की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं। आचार्य श्री ने दानवीरता की भी अद्भुत मिसाल कायम की है। उनके द्वारा स्थापित आत्म कल्याण केंद्र सोहना रोड, गुरुग्राम, जिसका रकबा लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ है, यदि भारतीय मुद्रा में उसकी तुलना की जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपए के अनुमानित धन के बराबर होगी। सन 2021 में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस्कॉन टेम्पल ट्रस्ट को वो परिसर निःशुल्क दान कर दिया। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2-3 पुस्तकालय से या हम लोग कुछ देखते आ रहे हैं। हमने वह भी देखा है और यह भी देख रहे हैं कि जितनी मजबूती हमारे पास, हम सबों के पास अभाव में थी, उतनी मजबूती हमारे पास आज भी भाव में उतना ही निहित है। मैं हंसी मजाक में कभी कभी इन लोगों को, गुड्डू जी, मुन्ना जी को कहता हूँ कि देखो इतना बड़ा मजबूत मूर्ति हमने लगा दिया है कि तुम लोग छेनी से तुम काटोगे तो भी नहीं टूटेगा। ऐसे वटवृक्ष रूपी व्यक्तित्व को कैसे बांधूं मैं शब्दों में, जो शब्दों से है पार खड़ा, व्यष्टि हो तो छू कर देखूं, भाव समष्टि शून्य पड़ा।